Hello friends, this is Asuni Sarnarjun, and today we are going to start a very important topic of constitutional law, Article 13 of the Constitution. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पूरा आर्टिकल 13 को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 12 को, विच डिफाइंस द टर्म स्टेट। आर्टिकल 12 में हमने देखा कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। आज हम आर्टिकल 13 देखेंगे। एक्चुअली हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक पूरा पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है। अब इन आर्टिकल्स का एक कॉन्सेप्ट हमें जब तक अच्छे से समझ में नहीं आ जाएगा, तब तक हम इनकी डेफिनेशंस को, इन लॉज को अच्छे से नहीं समझ सकते। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 में, वो जनरली लेबल हैं अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि स्टेट जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट्स नहीं कर सकता। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये कई तरीके के राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 की बात करता है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, रिलीजियस राइट्स की फ्रीडम की बात करता है आर्टिकल 25 से लेकर 28, कल्चरल कुछ राइट्स की बात करता है 29, 30, और रेमेडीज अवेलेबल है आर्टिकल 32 में। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 जो है वो आर्टिकल 14 से पहले ही आ जाते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स हमारे स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जनरली अवेलेबल ही हैं अगेंस्ट द स्टेट। इसलिए आर्टिकल 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशन पूरी देखी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं पूरा स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है। आज हम बहुत डिटेल में डील करेंगे आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आप इसका अगर समझ लें तो आगे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, आर्टिकल 13 जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3) एंड 13(4). आर्टिकल 13(1) जो है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, और आर्टिकल 13(2) जो है ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। मीन्स आर्टिकल 13 is considered to be a protector of fundamental rights. आर्टिकल 13 को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, यानी जो लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जितने भी लॉज चले आ रहे हैं, अगर वो कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो वो वैलिड रहेंगे। लेकिन अगर वो लॉज इनकंसिस्टेंट हैं, फंडामेंटल राइट्स को कम करते हैं या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो वो लॉ क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। कहां तक वॉइड हो जाएंगे? टू दैट एक्सटेंट विच इज इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट्स। वहीं तक ये वॉइड हो जाएंगे जहां तक ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। यानी आर्टिकल 13(1) बात करता है उन लॉज की जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले से चले आ रहे हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ऐसे ही आर्टिकल 13(2) बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। मीन्स now state shall not make any law which infringes or abridges the fundamental rights, and if such law is made by the state, that law will be null and void. 13(2) कहता है कि अब स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, और अगर स्टेट ऐसा लॉ बना देता है तो वो लॉ क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा। 13(3) में इन्होंने टर्म लॉ को डिफाइन किया है कि लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो लॉ में जनरली इन्होंने कहा है कि ऑर्डिनेंसेस हो गए, रूल, रेगुलेशंस, बाय लॉज, कस्टम, यूसेज, ये सब टर्म लॉ में इंक्लूड होंगे। आर्टिकल 13(4) ये कहता है कि जो टर्म लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ड जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है आर्टिकल 13। अब हम डिटेल में इसको स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 13 को, किसका टोटल कॉन्सेप्ट क्या है, इससे जुड़े हुए कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं वो क्या है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। The Indian Constitution is not merely a static document containing a set of rules or laws through which the state governs its people. It is much more. The Constitution is a dynamic phenomena, ever evolving in its contours, which was born with the task of protecting individuals who have been subordinated by the society in innumerable ways.
कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो केवल ये बताता है कि कैसे लोगों को गवर्न करना है, बल्कि ये उससे कुछ बहुत ज्यादा है। ये लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है और कई रेमेडी अवेलेबल करवाता है। हम आते हैं आर्टिकल 13 पे। लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 बात करता है उन लॉज की जो इनकंसिस्टेंट है या जो उनको कम करते हैं, किसको? फंडामेंटल राइट्स को। 13(1) provide that all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. मतलब आर्टिकल 13 में नहीं कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पहले कोई भी लॉ अगर वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा इस पार्ट से, इस पार्ट मतलब फंडामेंटल राइट से, तो जहां तक वो इनकंसिस्टेंट होगा वहां तक वो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 13(2) provide that the state shall not make any law which takes away or abuses the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. मतलब स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। अगर स्टेट ऐसा लॉ बनाता है तो वो भी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। Article 13(3). In this article, unless the context otherwise requires, law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or uses having in the territory of India the force of law. मीन्स आर्टिकल 13(3) जो है ये टर्म लॉ को डिफाइन करता है, जिसमें ये इंक्लूड करता है किसी भी ऑर्डिनेंस को, ऑर्डर को, बाय लॉ को, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, बस उसका इंडियन टेरिटरी में लॉ जैसा फोर्स हो। ठीक, आगे चल के लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding anything that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area. 13(3) भी ए और बी पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ए जो है वो लॉ को डिफाइन करता है और बी जो है लॉ इन फोर्स की बात करता है। कमेंसमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले कोई भी लॉज जो चले आ रहे हैं वो लॉ इन फोर्स है, और अगर उनको रिपील नहीं किया गया है तो। आर्टिकल 13(4) जो है ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है वो टर्म लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये बात करता है आर्टिकल 13(4). तो पहले तो हम यहीं पे आर्टिकल 13(4) से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं, आगे चल के बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट पूरा देखेंगे, उसमें चीज को हम दोबारा देखेंगे। आर्टिकल 368 जब हम पढ़ेंगे तब भी इस चीज को हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको बस हो जाए कि आर्टिकल 13(1), 13(2) एंड 13(3) ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही थे। आर्टिकल 13(4) पहले से नहीं था, ये ऐड किया गया था 24th अमेंडमेंट से। अब 24th अमेंडमेंट से इसको ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि पहले एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आया, एक डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी निकल के आए, क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्रोटेक्ट किए गए हैं 13 के द्वारा, तो क्या टर्म लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टर्म इंक्लूड है या नहीं है। मींस लॉ बना के तो आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था शंकरी प्रसाद के केस में, उसके बाद ये क्वेश्चन आया सज्जन सिंह के केस में। दोनों केसेस को एक साथ इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका जजमेंट एक जैसा था। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये टर्म लॉ में इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक लीडिंग केस आया इस टॉपिक पे, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। उस केस में जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टर्म था इसको इंक्लूड कर दिया गया अंडर आर्टिकल 13 टर्म लॉ में। मींस कि अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन नहीं कर सकते, ना ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इसी गोलकनाथ के इफेक्ट को दूर करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट किया, और 24th अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने आर्टिकल 13(4) ऐड कर दिया और ये कहा कि जो टर्म अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 13 में इंक्लूड नहीं है। जो 24th अमेंडमेंट था इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था केशवानंदा भारती के केस में, और केशवानंदा भारती ने ये कहा कि 24th अमेंडमेंट में जो चीजें कही गई हैं वो वैलिड है, आर्टिकल 13(4) वैलिड है, लेकिन मतलब ये हुआ कि जो
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन तो कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आप किसी भी कीमत पे अमेंड नहीं कर सकते। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें आर्टिकल 13 में 13(1) और 13(2) की, तो जैसा कि पहला भी हमने डिस्कस किया है कि 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है और 13(2) जो है ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जो लॉज चले आ रहे हैं, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अब जो भी लॉ स्टेट बनाएगा वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे। अब आर्टिकल 13(1) से रिलेटेड कुछ डॉक्ट्रिन्स हमको पढ़नी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है। केस लॉ देखने से पहले अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लें, एक्चुअली में क्या है कि हमने ये देखा कि आर्टिकल 13(1) कहता क्या है, कि आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले कोई भी लॉ अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, तो जहां तक वो लॉ इनकंसिस्टेंट है वहां तक वो लॉ क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई पूरा लॉ है, उस लॉ में कई प्रोविजन है, अब पूरा का पूरा लॉ या सब प्रोविजन फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट नहीं है, उसका केवल एक पार्ट, केवल एक सेक्शन या केवल एक पोर्शन जो है वो इनकंसिस्टेंट हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि जितना पार्ट या टू दैट एक्सटेंट वो इनकंसिस्टेंट है उतना वो वॉइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बाकी के बचे हुए लॉ का क्या होगा जो इनकंसिस्टेंट नहीं है? इस अब कितना पार्ट वॉइड होगा कितना नहीं होगा ये डिसाइड होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से। सेवरेबिलिटी का मतलब ये होता है सेपरेशन। मतलब ये हुआ कि किसी लॉ का अगर कोई पोर्शन क्या कर रहा है कि वो इनकंसिस्टेंट हो गया फंडामेंटल राइट से, तो हम ये देखते हैं कि क्या जो पोर्शन इनकंसिस्टेंट है उसको पूरे लॉ से अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। और सेपरेट करने का मतलब है कि क्या सेपरेट करने के बाद जो इनकंसिस्टेंट पोर्शन है उसको अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो क्या बचे हुए पोर्शन का कोई मीनिंग रह जाता है? अगर उसका कोई मीनिंग रह जाता है तो जो पोर्शन हमने सेपरेट किया है जो इनकंसिस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और बचा हुआ पार्ट जो है वो वैलिड बना रहेगा। लेकिन अगर जो इनकंसिस्टेंट पोर्शन है उसको हम निकाल दें और निकालने के बाद बचा हुआ लॉ जो है वो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है, मतलब जो टोटल इंपॉर्टेंट पार्ट है वही इनकंसिस्टेंट है, उसको हमने निकाल दिया, बचा हुआ जो है वो कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका, तब क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा लॉ जो है वो वॉइड हो जाएगा। ये कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए कुछ केस लॉ आप इसका देख सकते हैं। जैसे ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1950 का केस है। The Supreme Court struck down Section 14 of the Preventive Detention Act 1950 on the ground that it is inconsistent with the fundamental rights guaranteed under Article 22 of the Constitution. The court separated that section from the Impeachment Act and held the remaining part of the Impeachment Act remains unaffected. वही चीज है कि जो प्रिवेंटिव एंड डिटेंशन एक्ट 1950 का एक सेक्शन 14 जो था ये क्या हो गया, ये फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो गया। तो कोर्ट ने ये देखा कि क्या सेक्शन 14 को निकालने के बाद बाकी लॉ जो है वो मीनिंगफुल है, तो उन्होंने देखा कि सेक्शन 14 अगर हट भी जाता है तो बाकी लॉ जितना भी है वो मीनिंगफुल बना रहेगा। तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 14 जो है ये वॉइड हो जाएगा और बाकी का लॉ क्या है, वैलिड बना रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगा के इन्होंने इस केस में ये डिसाइड कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे नेक्स्ट केस हमारा आता है द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ.एन. बलसारा, 1951 का केस है। द कोर्ट डिक्लेयर्ड सेक्शन 13B ऑफ द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1949 एज वॉइड बिकॉज इट वायलेटेड आर्टिकल 19(1)(f) of the Constitution. The court again held that only the part of the statute that is violative of Part 3 is inoperative and not the whole statute. सिंपल था, इसमें भी एक 13B जो है एक एक्ट का एक पोर्शन जो है वो चैलेंज किया गया जिसको उन्होंने इनकंसिस्टेंट माना, तो जितना पोर्शन इनकंसिस्टेंट है उतना उन्होंने वाइड कर दिया और बाकी एक्ट वैलिड बना रहा। इसके बाद एक आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आप जब एप्लीकेबल करेंगे तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो जैसे इन्होंने कहा कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, कि अब किसी भी एक्ट में आपको अगर उसका इंपॉर्टेंस देखना है तो जो लेजिस्लेचर है, जो मेकर्स हैं उस लॉ के, उनका इंटेंशन क्या था लॉ बनाते समय, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। तभी आपको पता लग पाएगा कि बचा हुआ लॉ जो है वो मीनिंगफुल रह गया है या नहीं रह गया है।
अब इंटेंशन आप कैसे पता कर सकते हैं? इंटेंशन आपको प्रीएम्बल बता देता है कि किसी भी एक्ट का प्रीएम्बल ये बताता है कि फॉर व्हाट पर्पस दैट पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, कि क्या पर्पस है जिसकी वजह से वो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। Separation is possible whether there is any chance to separate the inconsistent part from the whole law, कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है उस लॉ का उसको अलग किया जा सकता है, और अलग करने के बाद जो भी पार्ट बचता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो हम सेपरेट कर सकते हैं। जुडिशियल लेजिस्लेशन इफ मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन बाय जुडिशरी, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सब काम करेगा कौन? जुडिशरी करेगा। कैसे करेगा? जुडिशियल रिव्यू की पावर से करेगा, क्योंकि जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, वो ये देख सकती है कि कहीं किसी के राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट तो नहीं किया जा रहा है। अब मान लीजिए जुडिशरी ने क्या किया, एक पोर्शन को डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी लगाया, और जुडिशरी को ये लगता है कि एक पोर्शन को निकालने के बाद बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, उसको थोड़े से अल्टरेशन कर दिया जाए, थोड़े से चेंजेस कर दिए जाए, तो वो मीनिंगफुल हो जाएगा। तो जुडिशरी ऐसा नहीं कर सकती है, मतलब जुडिशरी बचे हुए लॉ में किसी तरीके का अमेंडमेंट, किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि जुडिशरी ऐसा कर देगी तो ये जुडिशियल लेजिस्लेशन हो जाएगा और जुडिशरी को लॉ बनाने की पावर नहीं है। यानी कि थोड़े से अमेंडमेंट के बाद भी अगर जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसको हटाने के बाद बचा हुआ लॉ, अगर जो बचा हुआ लॉ है अगर जुडिशरी थोड़ा सा अमेंड करके भी उसको इस पोजीशन में ले आए कि वो मीनिंगफुल हो जाए, तब भी जुडिशरी ऐसा नहीं कर सकती है। मतलब अगर बचा हुआ पार्ट जो है वो मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा तो वो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का। इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं एक डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। इक्लिप्स का मतलब होता है हाइड या छिपा देना। इक्लिप्स का मतलब ग्रहण भी होता है। पूरे कॉन्सेप्ट को एक हम इलस्ट्रेशन समझते, देखिए जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की हम बात करते हैं, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक। अब सूर्य पे ग्रहण कब लगता है? जब उसी लाइन में कोई दूसरी चीज आ जाती है तो ये चीज तो दिखेगी, सूर्य दिखना बंद हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि सूर्य ग्रहण हो गया। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो सूर्य जो है वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए ये दिखना बंद हो जाता है। और अगर ये जो इसको चीज ढके हुए है अगर किसी वजह से आगे चल के ये हट जाती है तो इसके हटते ही सूर्य जो है वो अपने आप फिर से दिखाई देने लगता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, देखिए ये कोई लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही प्रिवेल कर रहा है, ये लॉ एक चला आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए गए, और मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट्स आया और इस लॉ के सामने खड़ा हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये लॉ जो है इसके सामने फंडामेंटल राइट्स आ गया, फंडामेंटल राइट्स ने इस लॉ को ओवरलैप कर दिया। अब जैसे ये वाला लॉ जो है वो ओवरलैप किया गया फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, अब ये वाला लॉ तो नहीं दिखेगा, मतलब ये इनएफेक्टिव हो गया, इनऑपरेटिव हो गया। अब इसका ऑपरेशन जो है वो रुक गया, ठीक। लेकिन कल को किसी वजह से अगर ये फंडामेंटल राइट्स ही हट जाए या ऐसी कोई प्रोविजन इसमें अमेंडमेंट हो जाए जिससे कि ये जो इनकंसिस्टेंटी थी, ये जो छा गया था, ये हट गया। अब जैसे ये हटा है तो ये लॉ जो अभी तक इनऑपरेटिव था, दिखाई नहीं देता था, क्योंकि हमने बताया था कि सूर्य क्या होता है, ऐसा नहीं कि सूर्य खत्म हो गया, बस वो दिखता नहीं है, ऐसे ये लॉ भी दिखता नहीं है, इनऑपरेटिव हो जाता है। लेकिन बीच से जैसे ही ये चीज हटी, अब ये लॉ अपने आप में क्या हो जाएगा, फिर से ऑपरेशन में आ जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इक्लिप्स का। अब देखिए हम केस लॉ के थ्रू देखते हैं। एक केस आया था, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एनविसेजेस फंडामेंटल राइट्स एज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। इस केस में क्या हुआ था कि जो डॉक्ट्रिन है इक्लिप्स, इसका प्रोस्पेक्टिव नेचर और रिट्रोस्पेक्टिव नेचर को लेके एक डिस्प्यूट हुआ था। प्रोस्पेक्टिव नेचर मतलब होता है कि आज जो लॉ बना है तो वो आज से आगे के लिए एप्लीकेबल होगा, पीछे की डेट से एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक पहले का कोई लॉ था वो इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि इससे पहले कोई लॉ है, उससे वायलेशन में कोई एक केस चल रहा है। अब केस तो पहले से चल रहा था, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ये चीज आ गई, तो इन्होंने कहा कि क्या अब जब ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो गया है वो लॉ, तो क्या जो पुराने केस चल रहे हैं वो सब भी बंद हो जाएंगे?
तो पुराने केस क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि लॉ आज बना है ना, तो आगे अब ये इफेक्टिव होगा, पीछे से इसका क्या मतलब है? तो यही था इस केस में। इट स्टेट दैट अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अ नलिटी और void ab initio but only remains unenforceable, remains in a dormant state. The doctrine only applies to pre-constitutional laws that were valid at their inception. तो अगर हम बात करें, देखिए एक्चुअली क्या है, ये सब इलस्ट्रेशन है या इसेंशियल्स हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के। उन इसेंशियल्स के बीच में ही हम केस लॉ भी दे दिए हैं, जो इसेंशियल्स किसी केस लॉ से आया है। तो जो रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करता है वो केशव माधव मेनन के केस में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होंगे, मतलब इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का, पहला इसेंशियल। दूसरा क्या कहता है, ये केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एप्लीकेबल होता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कोई मतलब नहीं है, एक चीज। और ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं ये वॉइड एब इनिशियो नहीं हो जाते हैं। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, ये वॉइड होते हैं, ये अनइनफोर्सेबल हो जाते हैं, ये डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो इनकंसिस्टेंसी खत्म होती है तो ये लॉ अपने आप क्या हो जाते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं, फिर से एनफोर्सेबल हो जाते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है। यहीं पे अगर हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात कर लें तो वो वॉइड होते हैं, मतलब कि स्टेट तो कोई लॉ बना ही नहीं सकता है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स केवल एप्लीकेबल होगा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में, ना कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में। एक चीज हो गया। और अगर हम इसके एसेंशियल्स देखें, द डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज सिंस दे आर इनवैलिड फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन बिकॉज ऑफ बीइंग इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3। हाँ, ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये डॉक्ट्रिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। द सेम वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दीप चंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब कोई अगर पूछता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप बता देंगे ये केस में डिसाइड किया गया था जिसका नाम है दीप चंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। The imperant law must be violative of the fundamental rights and then only can it be hidden or eclipsed. अब जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है वो क्या होता है, वो इक्लिप्स हो जाता है या छिप जाता है। If the fundamental right that is violated by the imperant law is amended in the future, the law automatically becomes operative. सब वही चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था कि अगर ये लॉ फिर हट जाता है किसी वजह से, तो पुराना वाला लॉ जो है ये केवल इनऑपरेटिव होता है, और अगर ये चीज हट गई है तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो ये डेवलप हुआ था भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में। इस केस में क्या हुआ था, सीपी और बरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947 की चैलेंज किया गया था, और ये कहा गया था कि ये जो है ये वॉयलेशन करता है आर्टिकल 19(1) जी का। जैसे पहले कोई लॉ था चला आ रहा था, अब फंडामेंटल राइट दे दिए गए, तो इन्होंने कहा कि ये पहले का लॉ जो है जो ये बने हुए हैं ये इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो ये क्या हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लग जाएगा। बोले ये क्या हो गया, अब ये इन्फोर्सेबल नहीं रह गया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, आगे चल के जिस फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड पे इसको चैलेंज किया गया था, आगे चल के अमेंडमेंट किया गया और जो फंडामेंटल राइट था उसी में अमेंडमेंट हो गया। अब अमेंडमेंट होने के बाद क्या हो गया, जो लॉ इनकंसिस्टेंट था वो इनकंसिस्टेंसी ही खत्म हो गई। जब इनकंसिस्टेंसी खत्म हो गई तो वो लॉ अपने आप क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल हो जाएगा। तो सेम यही सब चीजें इसमें की गई थी। दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, thus the doctrine of इक्लिप्स was applied and the act provisions were made inoperative. ये inoperative हो गए थे। However, in the year 1951, by virtue of the first constitutional amendment act, article 19(1) was amended and the eclipse was removed. जो eclipse था, जो inconsistency थी, वो removed हो गई, rendering this law enforceable against citizen and not citizen according to the code. The effect of the amendment was to remove the shadow and to make the impeachment. Total concept यही है कि भीका जी के केस में क्या हुआ था, कोई लॉ जो इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट्स के साथ, चैलेंज किया गया इस बात को। जब फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट था तो बोले बिल्कुल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लग जाएगा और ये लॉ क्या हो जाएगा, ये इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो हमने आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो भीका जी के केस में हुआ। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट अमेंडमेंट से थ्रू जो फंडामेंटल राइट्स थे अब उसमें ही चेंज कर दिया गया। उसके चेंज करने का इफेक्ट ये हुआ कि जो इनकंसिस्टेंटी थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब जब इनकंसिस्टेंटी नहीं रह गया तो पुराना लॉ अपने आप क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा। इसमें एक और केस आप देख सकते हैं, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स।
ये 1974 का केस है। अब यहाँ पे ये देखना है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अंबिका मिल्स ने एक केस फाइल किया था। अंबिका मिल्स एक क्या थी, एक कंपनी थी। इस कंपनी ने क्या किया, एक केस फाइल किया, ये कहा कि हमारे जो है वो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहा है जो कोई लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इन्होंने वायलेशन मांगा था आर्टिकल 19। बोले आर्टिकल 19 में जो हमारे राइट्स दिए गए हैं उसको वायलेट किया जा रहा है एक दूसरे एक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि देखिए अंबिका मिल्स जो है ये एक सिटीजन नहीं था, ये एक पर्सन था, वो भी नेचुरल पर्सन में आता है, एक कंपनी थी ये। तो यहाँ क्वेश्चन कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि क्या अगर जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है इसकी पोजीशन क्या रहेगी अगर वो सिटीजन ना होके किसी पर्सन के राइट्स को वायलेट करता हो। अब यहाँ पे केवल यही देख लेना है कि आर्टिकल 19 अवेलेबल किसको है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट जितने भी दिए गए हैं कुछ राइट्स में टर्म पर्सन यूज किया गया है, मतलब वो पर्सन को अवेलेबल है। पर्सन में इंडियन सिटीजन भी आएंगे, फॉरेनर्स भी आ जाएंगे और जो कंपनी कारपोरेशन है ये भी सब आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल राइट्स केवल सिटीजन को ही अवेलेबल है तो उसमें ना तो कंपनी आएगी, ना कॉर्पोरेशन आएगा, ना फॉरेनर्स आएगा। सिटीजन का मतलब ये है कि जो भारत का नागरिक हो, जो इंडियन सिटीजन हो। यहां पे कोर्ट ने इसी बात को बस कह दिया। कोर्ट का ये कहना था कि आर्टिकल 19 जो है ये केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, इसलिए आपको ये इफेक्टिव नहीं करेगा क्योंकि आप एक मिल हो और आप सिटीजन हो ही नहीं। अब कौन कौन से आर्टिकल केवल सिटीजन्स को बात करते हैं, अगर ये देखना हो तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये 5 आर्टिकल्स हैं जो केवल सिटीजन की बात करते हैं, बाकी में पर्सन को जो टर्म है वो यूज किया गया है। यहां तक आपका आर्टिकल 13 जो है वो लगभग सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बात करें हम पर्सनल लॉज की, क्योंकि आगे चल के एक कॉन्सेप्ट ये भी इसमें डिस्प्यूट अराइज होता है कि क्या पर्सनल लॉज जो है ये टर्म लॉ में इंक्लूड है जो सेक्शन 13 में दिया गया है। पहले एक केस आया था जिसका नाम था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसाऊ अप्पा माली, 1952 का ये केस था। इसमें साफ साफ इन्होंने कह दिया था कि जो पर्सनल लॉज हैं ये टर्म लॉ में इंक्लूड नहीं है। द टर्म पर्सनल लॉज is not include under the term law of article 13। जो आर्टिकल 13 में टर्म लॉ दिया गया है, जो लॉ की डेफिनेशन 13(3) में दी गई है, उसमें पर्सनल लॉज नहीं आते। मतलब पर्सनल लॉज का इससे कोई मतलब नहीं है। पर्सनल लॉज जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी कर सकते हैं। मतलब तो ये सीधा सीधा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि पर्सनल लॉ जो है वो अपने अलग अलग गवर्न होते हैं, जबकि जो पार्ट 4 है जिसमें डीपीएसपी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि सबके लिए समान मैट्रिमोनियल लॉज होने चाहिए। ये नहीं कि हिंदू के लॉज अलग है, मुस्लिम का अलग है। जैसे क्रिमिनल लॉ आपका यूनिफॉर्म है, ऐसे ही सिविल लॉज या स्पेशली मैट्रिमोनियल लॉज है वो भी क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन ये डिस्प्यूट चला आ रहा है, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना नहीं है इंडिया में। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे में सबसे पहले ये आया और उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ जो है वो लॉ में इंक्लूड नहीं है। लेकिन आगे चल के कई चीजें, कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें से आप समझ सकते हैं कि पर्सनल लॉ में भी कुछ, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए। जैसे एक केस आया इन इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 में, इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018। इट इज ऑल्सो नोन एज सबरीमाला टेम्पल केस। ये एक सबरीमाला टेम्पल केस के नाम से जाना जाता है। अब सबरीमाला टेम्पल केस क्या है, ये इस समय बहुत ज्यादा लोगों के सामने रहा, इसलिए आप सबको लगभग आइडिया है कि सबरीमाला केस क्या था। सबरीमाला केस का एक ये टेम्पल था जहाँ पे फीमेल्स को एक पर्टिकुलर टाइम में उस मंदिर में जाने से मना किया जाता था, ठीक है। तो ये कहा गया कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। एक्चुअली में यहाँ पे ये केस हम इसलिए ले रहे हैं कि इस केस में जो चंद्रचूड़ थे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी। इन इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, Justice D.Y. Chandrachud observed that the rationale used by the Bombay High Court in the state of Bombay versus Narsu Appa Meli, which held that personal laws are inconsistent with the fundamental rights, Justice D.Y. Chandrachud overrules the ratio of Narsau on the point that customs are not subject to fundamental rights.
एक्चुअली में इस केस से ये निकल के आने लगा था कि जो पर्सनल लॉज हैं एक्चुअली में वो भी है तो कस्टम ही किसी तरीके से, और कस्टम एंड यूसेज जो है ये तो दिया गया है आर्टिकल 13 में। तो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन जो है वो किसी भी तरह से हमें रोकना चाहिए, चाहे वो पर्सनल लॉज के ही थ्रू क्यों ना हो। एक तो ये सबरीमाला टेम्पल, इसके साथ साथ अगर आप देखिए सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये केस है, और 2017 का केस ये ट्रिपल तलाक पे है। अब आपको पता है कि जो ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट है, जो अभी इस केस में जो ट्रिपल तलाक को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अब ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो, इसका मतलब मुस्लिम लॉ में जो तलाक का कॉन्सेप्ट है वो पूरा तलाक का कॉन्सेप्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है। एक्चुअली में तलाक जो है ये कई तरीके का होता है मुस्लिम लॉ में, एक तलाकुल सुन्नत होता है, एक तलाकुल बिद्दत होता है। तलाकुल सुन्नत भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक एहसन होता है, एक हसन होता है। तलाकुल सुन्नत जो है, जो एहसन और हसन में डिवाइड होता है, ये वैलिड है अभी भी। जो इस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ वो केवल ट्रिपल तलाक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है। ट्रिपल तलाक का मतलब तलाकुल बिद्दत होता है, और ये इसलिए है क्योंकि ये इररिवोकेबल होता है कि अगर एक बार तलाक दे दिया तो फिर ये रिवोक नहीं किया जा सकता। तो इस केस में देखिए क्या हुआ, इन द केस ऑफ सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन अ 3:2 verdict ruled that talaqul biddat or triple talaq is not legally valid, and the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 is a law made by the legislation before the constitution, and it falls within the expression laws in force in Article 13(3)(b) and would be hit by Article 13(1) as the practice of triple talaq is against the provisions of Part 3 of the Constitution. तो अगर ये इस केस को हम देखें तो फाइनली यही है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है आर्टिकल 13 के थ्रू। ये हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 13 से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, उम्मीद ये करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको ब्रीफ करें फिर से एक बार, तो आर्टिकल 13 चार पार्ट्स में डिवाइड है। आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है, उससे इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता है, और अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। कहां तक नल एंड वॉइड हो जाएगा, जहां तक वो इनकंसिस्टेंट होगा। ऐसे 13(2) कहता है स्टेट अब ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो, अगर ऐसा लॉ बनाया जाता है तो वो वॉइड हो जाएगा। 13(3) में लॉ की डेफिनेशन दी गई है, और 13(4) में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो लॉ में इंक्लूड नहीं है। अब ये क्यों आया वो सब हमने डिस्कस किया है। आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो इस लेक्चर को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।